मुझे इनका हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ। वो दूसरे हाथ से सहलाने लगे तो मुझे भी मज़ा आने लगा। मेरी मुमानी बहुत ही हुसैन और खूबसूरत औरत थी। मेरे मामू की नई नई शादी हुई थी। मामू भाई बाहर गए हुए थे। मैं मामू के घर ही रहता था। मेरी मुमानी नौजवान और खूबसूरत थी। मेरी मुमानी मुझे रोज़ कहती कि मेरे लिए मोमबत्ती ले आओ। मैं मुमानी के लिए रोज़ मोमबत्ती ले आता तो मैं हैरान होता कि मुमानी क्या करती है। एक दिन मैंने मुमानी से पूछा कि मुमानी अब मोमबत्ती किया करती है जबकि हमारे घर में यूपीएस भी है। तो मुमानी कहने लगे, क्या तुम्हें पता है कि एक नई नौबेली दुल्हन के बगैर शौहर की रातें गुजारना कितना मुश्किल काम होता है। अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं मोमबत्ती के साथ किया करती हूँ तो रात को मैं खिड़की खिली छोड़ दूंगी, आकर देख लेना। अगली रात में मुमानी के कमरे के पास चला गया तो मुमानी ने खिड़की खिली छोड़ दी थी और जब मैंने मुमानी को देखा तो मुमानी ऐसी हालत में थी जिसे देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मुमानी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और फिर मैं आज भी इसी दुकान के बाहर खड़ा था। मैंने दुकानदार से कहा कि ये पैसे लो और एक बड़ी मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी हो। दुकानदार हंस पड़ा और कहने लगा कि इतनी सारी मोमबत्तियां का रोज क्या करते हो यार, तुम लोग तो अच्छे भले खानदानी से हो, यूपीएस क्यों नहीं लगवा लेते, मोमबत्ती से लाइट का काम लेते हो या कुछ और भी। मुझे इस बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई मुझे मेरा सामान दे दो, मुझे और भी काम है। मैंने मोमबत्ती ली और घर आया। मुमानी पहले से मेरा इंतजार में खड़ी थी। मेरी मुमानी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनका रंग सिर्फ सफ़ेद ही नहीं बल्कि सुर्ख भी था। उनके रुखसार बहुत ज्यादा सुर्ख थे। सब लोग हैरान थे कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे है। ऐसी खूबसूरती तो पठानों की भी नहीं होती। यही तो खूबसूरती थी जिसे मेरी मानी ने देखा और फौरन सोच लिया कि अपने बेटे की शादी कराओगी। तो इसी के साथ शादी के 1 महीने बाद तक सारे खानदान वाले तो शादी में नहीं आ सके। बार बार नानी अम्मा के घर आते और मेरी मुमानी उन्हें देखकर हैरान होते और उनसे पूछते कि तुम्हारी कोई बहन है क्या। लेकिन मुमानी इकलौती थी। मुमानी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत खुश हुई। फौरन मेरे हाथ से मोमबत्ती ली और उसके अंदर से वो धागा निकाल कर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लेकर अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। मुमानी शाम के बाद कोई काम नहीं करती थी, अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। नानी कहती थी कि शायद इसे मुन फूंकता है, इचेरा पैसों की खातिर नई नौबेली दुल्हन को छोड़ कर बाहर चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल नहीं लगता होगा। मेरी नानी मेरी मुमानी पर फिदा थी। उनको इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आती थी। ये बड़ी अजीब थी कि एक सास होकर वो मेरी मुमानी से इतना प्यार करती थी। आइंदा मुमानी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती, लेकिन शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती। मैं इस बात पर हैरान था। अगर जरूरत थी लाइट के लिए मंगवाया और फिर उसका धागा क्यों निकाल देती। धागे के बगैर तो वो जलेगी नहीं, तो फिर इसको मंगवाने का फायदा किया होगा। मुझे कि कोई समझ नहीं आती थी। मैं बड़ा परेशान रहता था। दुकानदार मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफी दूर थी और मेरा वक्त ज़ाय होता था और मैं गर्मी में इतनी दफा चक्कर नहीं लगा सकता था। इसलिए खटाई करके यहीं से सामान लेने लगा। इन मुमानी से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे होते थे वही खर्च हो रहे थे और मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। नानी ने कहा कि अगर तुमने पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुमसे काम कराने की क्या जरूरत है, वो अपने भाई से ही कह देगी। इस वजह से मुझे इस बात से तो मसला ना था, लेकिन ये सब कुछ होके आ रहा था। ये दांत तो ठीक है, घर में लाइट जाती थी और मोमबत्ती को लाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब कि मुमानी भी यही करती थी। मैं इस सब से तंग आ गया था। मेरी जेब भी खाली हो गई थी और मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान छूटी ईद आई और हम लोगों ने ईद भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने सोचा कुछ पैसे एडवांस देकर यूपीएस खरीद लिया और नानी के घर में लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके बाद मुमानी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि घर में यूपीएस लग गया। घर वाले भी खुश हो गए कि अब मुमानी मोनी ने मुझे पैसे दिए और बोले मेरे लिए एक मोमबत्ती लेकर आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा मुमानी अब क्या जरूरत है, अब तो यूपीएस लग गया है। इस बात पर वो कहने लगे तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें क्या पता एक नई नौबेली और जवान दुल्हन का बगैर शौहर का गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। मुझे मुमानी की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था। अब तो मैंने यूपीएस भी लगवा दिया था, फिर भी वो मुझसे ये सब क्यों कह रही थी। खैर मैं नहीं चाहता था, मुझे वही करना पड़ गया। एक दिन मैंने मुमानी से पूछा, मुमानी वो मोमबत्ती का किया करती है? तो इस बात पर हंस पड़ी और कहने लगे मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना मैं इसका क्या करती हूँ। मैं हैरान रह गया। इन मुमानी बहुत ही अजीब थी। हमारे खानदान में पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादियां हुईं और उनके घर में उनकी बहू आई, लेकिन उनके साथ उनका इतना मजाक नहीं था। उन मुमानी अब मुझे अजीब गरीब किस्म की बातें करती। मैं ये बात अपनी नानी को भी नहीं बता सकता था।
एक दिन अरसलान मामू का फ़ोन आया। वो नानी से कह रहे थे कि आप लोगों ने लगता है मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है, इसको मेरा कोई ख्याल नहीं आता, मुझे फ़ोन भी नहीं करती और ना मुझसे बात करती है। पर नानी ने कहा वो तो शाम को सारे काम वगैरह ख़त्म कर देती है और तुमसे बात करती है क्योंकि इस टाइम तुम्हारे मुंह में सुबह का वक्त होता है। मैं इसको तंग नहीं करती कि तुम्हारे साथ बात करती है, तुम यहाँ पर रहते हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा मामू इस बात पर हैरान था। इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बात करते हैं लेकिन वो इतना वक्त नहीं देती वो मुझे। अरसलान मामू ने भी शायद उसकी इज्जत रख ली थी और बात को संभाल दिया था। मेरी नानी को भी अब उन मुमानी पर शक होने लगा। नानी ने मुमानी को रात का खाना बनाने का कह दिया और कहा सारा खाना तुमने बनाना है और सारे काम में रात 10 तो बज रहे थे। नानी के घर में खाना देर से खाया जाता था। मुमानी ने 2 दिन ये काम किया, उसके बाद तंग आ गई। उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगी। एक तो मेरे शौहर को बाहर भेज दिया और शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो इतनी जल्दी वापस चला जाएगा, और ऊपर से मुझे घर का काम करा रहे हैं। मैं दिन का खाना बनाया करूंगी, रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी जिद पर आ गईं तो फिर मेरी नानी ने झगड़ते हुए और कुछ भी नहीं होता। मेरी नानी ने इस तरह नहीं, उनको ज्यादा झगड़े करने का शौक नहीं था, इसलिए वो बहुत खामोश हो गईं। और अब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी देखूंगा मुमानी क्या करती है। उन्होंने खुद ही कहा था कि खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर जरूर जाऊंगा। उनका कमरा एक साई पर बना हुआ था, बाहर छोटा सा बाथरूम था। अरसलान मामू को इसलिए दिया गया था, उनकी शादी हुई है तो वो लोग जरा सा पर रहे। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि मुमानी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूं और अंदर झांक रहा हूं तो मेरी अच्छी वाली बेइज्जती हो जाती। नानी ने तो मुझे ना जाने क्या बातें सुना रही थी। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीब गरीब किस्म की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगता था कि मुमानी को दर्द हो रहा था। मैं हैरान था कि मुमानी ऐसा भी कर रही है तो कह रही थी कि वो खिड़की को खुला छोड़ देगी, लेकिन ने खिड़की नहीं खोली और मैं वहां से वापस चला गया। सुबह मैंने मुमानी से कहा खिड़की क्यों नहीं खोली, तो इसने कहा अच्छा देखते चले आए, मैं तो मजा कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे कमरे में झांक गए। मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा नहीं, मैं भी तो मजा ही कर रहा था, मैं नहीं आया था। इस बात पर वो फिर से हंस पड़ी और कहने लगे कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी खिड़की खोलना। मुझे उनकी समझ नहीं आती थी, उनका मौत का पता ही नहीं चलता था। कभी कोई बात कर देती तो कभी कोई और कहती कि मैं मजा कर रही हूं, और कभी संजीदगी में भी अजीब सी बातें कर देती। मेरी नानी अक्सर अना मुमानी की बुराइयां भी करती थी, जबकि महल्ले वाले कहते थे कि बड़ी नाशुक्री हो, इतनी खूबसूरत चांद जैसी बहू मिली है। मेरी नानी कहती थी कि खूबसूरती का अचार डालो, कोई अखलाक कोई सलीका भी तो होना चाहिए। यही मेरी नानी थी जो पहले कह रही थी कि लड़की खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखें तो देखकर जल जाए। घर के काम काज तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखती हैं। लेकिन अब मेरी नानी का नजरिया बदल गया था। मुमानी की कोई बहन तो नहीं थी, लेकिन एक कजिन थी उन्हीं की तरह खूबसूरत, और उनको बहुत खूबसूरत थी। मेरी नानी पहले कहती थी कि इसका रिश्ता मेरे लिए ले आना, लेकिन अब मेरी नानी ने तौबा कर ली और मुझे कोई शौक नहीं था। अगर मुमानी भी ऐसी थी तो उनकी कजिन भी ऐसी ही होती, और मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। अरसलान मामू यहाँ नहीं थे, अगर उन्हें पता चल जाता कि घर में क्या हो रहा है वो भी हैरान हो जाते। अगले दिन फिर से इंतजार में था कि आज खिड़की खिली होगी, लेकिन आज मैं जाने लगा तो मेरी नानी ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा इस तरह किधर जा रहे हो? मैंने कहा वो मेरे दोस्त का फोन आया है तो मैं लान में जा रहा हूँ। मेरी नानी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर मैं नानी के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से चला गया। जब यकीन हो गया मेरी नानी सो गई है, लेकिन इस दफा फिर से खिड़की बंद थी। अब मैंने गौर से सुना, वाकई ही ऐसी आवाजें थीं जैसे कोई तकलीफ में हो, ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे मोमनी को बहुत दर्द हो। किया वो मामू की याद में रो रही थी, लेकिन वैसे तो उनकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता था कि उनको मामू की याद आती है। फिर ये आवाजें क्यों आ रही थीं? आज मैं बड़ा ही परेशान हो गया। अगले दिन ने मुमानी से कोई जिक्र नहीं किया, वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। मुझे तो रोज कहती थी कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की खोलती ही नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे टेंशन अलग होती और आज नानी भी मुझे डांट देती, इसलिए मैंने खुद सोच लिया कि मैं ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ें भी मुझसे मंगवात, और फिर मैं क्या करता? अरसलान मामू ने फ़ोन करके बताया कि वो 2 महीने के लिए घर आ रहे हैं। ये बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन मुमानी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उनकी शक्ल पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा ये अफवाहें हैं, अभी छुट्टियां तो नहीं हुई उन्हें, और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे?
मेरी नानी ने कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा शौहर वापस आ रहा है, तुम्हें काम और पैसों की पड़ी है। तो मेरी मुमानी ने उल्टा जवाब दिया और कहा, पैसे नहीं आएंगे तो ये घर कैसे चलेगा? आपका ये नवासा तो कोई काम नहीं करता, जबकि मैं घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। शाम टाइम वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत थी? नाना की पेंशन भी आती थी और मामू भी, तो सारा घर चिल्लाते थे। मैं यतीम था और नानी के घर रहता था। नानी कुछ बोलने लगे, लेकिन मैंने नानी को खामोश करवा दिया। मैंने कहा, इनम अपना रंग दुखा रही है, इस तरह घर का माहौल खराब होगा। नानी अपने कमरे में चली गई, उन्होंने मेरी बात मान ली और वो खामोश हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई फसाद बन जाए। अना मुमानी झूठी बातों पर ताने दे रही थी, शायद उनका वो अच्छा होने वाला रवैया अब खत्म हो गया और हमें बताने लगे कि वो किस किस्म की औरत है। मैं अब मुमानी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता। जब वो मुझसे कुछ मंगवा तो मैं लाकर दे देता। एक दिन मैं अपना फ़ोन लेकर उनके कमरे से पास से गुजर रहा था। रात का वक्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं कमरे के अंदर चला गया। मैं समझा कि आज वो फिर मज़ा कर रही है। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही पलटा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि अना मुमानी ने मेरे कमरे की खिड़की खोल दी थी। उसका मतलब कि आज वो मज़ा नहीं कर रही थी। गर्म मोम लगाकर वो मुझे मेरे सामने बैठी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया कि मैं अंदर झांक रहा और मेरी तरफ देखकर अजीब सा कुछ कहा। मैं इस वक्त तो वापस चला गया। अगली सुबह उनसे बात की। मैंने कहा, अब क्या कर रही थी? इसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? मैं रोज़ रात को अपने चेहरे पर मोम लगाती हूँ, कल भी वही लगा रही थी और इसी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी और मुर्दा जल्द उतर जाती है और मेरी असल चमकदार जल्द बाहर आ जाती है। तभी तो इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि नामुमानी पागल है और 2-3 जान बोझ कर मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि खूबसूरती के लिए कोई अपने आप को इतनी अजियत देता है कि जो इंसान पर रही वो किसी का नहीं होता। जब वो अपने साथ इतना जुल्म कर सकती है तो वो कल किसी के साथ भी कर सकती है। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। अशला मामू 2 महीने के लिए वापस आ गए। मामू और मुमानी रोज झगड़ा करते थे। मुमानी बहुत जिद थी और शायद मामू को भी मुमानी के किसी पुराने चक्कर के बारे में पता चल चुका था। आजकल वो बहुत झगड़े थे। पहले तो हम सिर्फ आवाजें ही सुनते, फिर उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। मामू ने कहना शुरू कर दिया, पागल लड़की के साथ नहीं रहूंगा।